जय हिंद बच्चों, आप कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट नवनीत गद्य खंड से पाठ 4 गेहूँ और गुलाब निबंध विधा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। गेहूँ और गुलाब। गेहूँ मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। गुलाब मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है। मनुष्य के लिए गेहूँ और गुलाब दोनों की आवश्यकता होती है। गेहूँ से शरीर पुष्ट होता है। अगर शरीर को पोषण ना मिले तो शरीर जो है वो धीरे धीरे जो है क्षीण होकर के जो है वो कमज़ोर हो जाता है। यदि मनुष्य के जीवन में गुलाब ना हो तो सुगंध और सुंदरता के अभाव के कारण मनुष्य अपने मन में तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाता है और मनुष्य के अंदर धीरे धीरे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन में गेहूँ और गुलाब का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इसमें से ना तो किसी एक का अभाव होना चाहिए और ना ही किसी की अधिकता। गेहूँ और गुलाब के संतुलन से मनुष्य का जीवन सुखी और संपन्न हो जाता है। इसीलिए गेहूँ और गुलाब का संतुलन होना बहुत जरूरी है। आइए अब हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही आपके माता पिता का देहांत हो गया। साहित्य सम्मेलन से विशारद करने के बाद मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण आपकी स्कूली शिक्षा अधूरी रह गई। रामचरितमानस जैसे धार्मिक एवं साहित्य ग्रंथ के पठन पाठन से आप में साहित्य एवं काव्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई। साहित्य सेवा के क्षेत्र में आपका पदार्पण पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में ही आप पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने लगे। आपने लगभग 1 दर्जन पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, योगी, जनता आदि साप्ताहिक एवं युवक, बालक, लोक संग्रह, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा जैसी मासिक पत्रिकाएं प्रमुख हैं। आपने संगठनात्मक एवं प्रचारात्मक कार्यों द्वारा हिंदी की बड़ी सेवा की है। आपका नाम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में लिया जाता है। सन 1946 से 1950 तक सम्मेलन के प्रधानमंत्री तथा 1951 में सभापति रहे हैं। आपने अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री का कार्य किया। भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1930 से 1942 तक आपके जीवन के महत्वपूर्ण समय जेल यात्राओं में बीता। सन 1968 में आपका देहावसान हो गया। प्रसिद्ध रचनाएं: माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, लाल तारा, चिता के फूल, कैदी की अमर ज्योति, सिंघल विजय, शकुंतला, राम राज्य, गांव का देवता, नेत्रदान एवं नया समाज नाट्य कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त विद्यापति की पदावली, बिहारी सत्सई की सुबोध टीका, जयप्रकाश और वंदेवाणी विनायकों विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भाषा शैली: बेनीपुरी जी भाषा के जादूगर कहे जाते हैं। आपकी भाषा सरल, सहज, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आपने तत्सम, देशज, विदेशी शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में किया है। आपके वाक्य छोटे छोटे हैं। आपकी भाषा में ओजगुण विद्वान हैं। लोकोक्ति और मुहावरे के कारण आपकी भाषा में सजीवता आ गई है। आपके रेखाचित्र सामाजिक जीवन तथा व्यक्तियों की सहज सरल अनुकृति है। भाषा में शब्द चित्रों को अत्यंत सजीव बना दिया है। शब्द शिल्पी रामवृक्ष बेनीपुरी की शैली का चमत्कार उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है।
उनकी शैली के प्रमुख रूप इस प्रकार हैं। उन्होंने वर्णनात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, चित्रोपम शैली, भावात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। बेनीपुरी के साहित्य में नाटकीय, डायरी, सूक्ति आदि शैलियों का भी प्रयोग हुआ है। उन्हें किसी एक शैली में बंधकर रहना पसंद नहीं है। इसी कारण उनकी शैली प्रायः परिवर्तनशील रहती है। साहित्य में स्थान। रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रतिभा बहुमुखी है। इन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ललित निबंध आदि को अपनाकर विपुल मात्रा में साहित्य सृजना की है। एक विशिष्ट प्रकार की अलंकृत भाषा तथा भावुकता शैली के कारण हिंदी गद्य के साहित्य में बेनीपुरी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय भाव। गेहूँ और गुलाब विचार एवं प्रधान ललित निबंध है। गेहूँ भूख एवं शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है, तो गुलाब मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का। मनुष्य को शरीर रक्षा के साथ साथ मानसिक तृप्ति की भी आवश्यकता होती है। गेहूं तक मानव और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। मानसिक वृत्तियों को तरहीज देने के कारण गुलाब मानव को पशु से इतर मानव बनाता है। इसका मतलब खाने की प्रवृत्ति तो पशुओं और मनुष्यों में समान रूप में होती है, किंतु मानसिक तृप्ति मात्र मनुष्य के लिए ही अपेक्षित है। अतीत से इस बात की पुष्टि होती है कि मनुष्य विविध प्रकार से भूख मिटाने पर कभी शांत नहीं हुआ। उसे भूख मिटाने वाले मांस, फल, अनाज के साथ ही ढोल, तुरही, वंशी, नृत्य आदि ने निरंतर आकर्षित किया है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य को मनुष्य गुलाब अर्थात मानसिक तृप्ति ने बनाया। उषा की लालिमा, ओस की बूंदों, इंद्रधनुष के अपार सौंदर्य ने उसे भाव विभोर कर दिया। अतः पशु को मात्र खाना चाहिए, परंतु मनुष्य को खाने के साथ मानसिक तृप्ति भी चाहिए। मनुष्य पशु से इसी प्रकार भिन्न है। जब तक मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहता है, वह सुखी और आनंद होता है। यदि शारीरिक और मानसिक तृप्ति के लिए गुलाब को विलासिता, भ्रष्टाचार, गंदगी और गलीच का प्रतीक बनाया जाएगा तो महाभारत जैसा सर्वनाश महानाश होगा। आज मनुष्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता से प्रभावित हो रहा है। इससे बचने के लिए दो उपाय हैं, इंद्रियों का संयमन और वृत्तियों का उन्नयन, अर्थात स्वच्छ शरीर पर तृप्त मानस की प्रभुता। यहाँ गेहूं बनाम गुलाब को परस्पर पूरक बनाने की आवश्यकता है। एक दिन आएगा जब गुलाब की रंगीन दुनिया आपका मन मोह लेगी। मानव मन और सुगंध में होगा, गुलाब की दुनिया स्वर्णिम लोक का आनंद देगी। अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे, गेहूं और गुलाब। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है। इसका आशा है इस जगत में आदिकाल से ही मन की तृप्ति तथा शरीर की पुष्टि दोनों का महत्व रहा है। मन की तृप्ति का प्रतीक रसगंध भरा हुआ गुलाब है, तो मन की पुष्टि पौष्टिक गेहूं करता है। इन दोनों का ही महत्व है। दोनों के समन्वय से ही मानव सुखी रह सकता है। एक को त्याग कर दूसरे को प्राप्त करने से सफलता संभव नहीं है। तन तथा मन दोनों का स्वस्थ होना अनिवार्य है और इसके लिए गेहूं तथा गुलाब दोनों की अपेक्षा है। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं, पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा क्षुधा, पिपासा पिपासा, क्षुधा का मतलब होता है भूख, पिपासा का मतलब होता है प्यास। क्या खाएं क्या पिएं, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे। गेहूं उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ, मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूं के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में कहीं सिसकियां ले रहा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को
कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है, किंतु चाहे चचरे या पकाकर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर। मानव को मानव बनाया गुलाब ने। मानव मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरहीज दी। यही नहीं, जब उसके पेट में भूख खाँव खाँव कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। उसका प्रथम गीत निकला जब उसकी कामनियाँ, कामनियाँ का मतलब होता है सुंदर स्त्री, गेहूं को ऊखल और चक्की में कूट पीस रही थी। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ। उनकी खाल का बनाया ढोल और उनके सींग की बनाई तुरही। मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसकी छप छप में उसने ताल पाए, तराने छेड़े। बाँस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बजाई। रात का काला धुप पर्दा दूर हुआ, तब वह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा, समिधा का मतलब होता है हवन में जलाने वाली लकड़ी, जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ उषा की लालिमा से, उगते सूरज की सने सने प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लचलच, लचलच का मतलब होता है लाख लाख ओस कणों से। आसमान में जब बादल उमड़े तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। कृषि इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। लेखक यहाँ पर कहना चाहता है, मनुष्य की सारी रचना में सबसे ऊपर मस्तिष्क, उसके नीचे हृदय तथा सबसे नीचे पेट है। ये तीनों क्रमशः विचार, भाव तथा भूख के आश्रय हैं। पशुओं में मस्तिष्क तो होता नहीं तथा उनके हृदय तथा पेट में भी समांतर होते हैं। यही कारण है कि पशु भूख तथा भाव में समान हैं, किंतु मनुष्य जब सजग होकर खड़ा हुआ तो उसका पेट नीचे रह गया, मानस ऊपर पहुंच गया। फलस्वरूप भूख पर भाव ने विजय प्राप्त कर ली। भाव की विजय के कारण ही उसमें सौंदर्य की अनुभूति का विकास हुआ। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। प्राचीन काल के उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। इसका आशय है मानव को उदर पूर्ति हेतु गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। इससे स्वास्थ्य तथा शरीर की भी रक्षा होती है। दुख का विषय यह है कि आज का मानव पेट भरने में ही अपनी समस्त शक्तियों का अपव्यय कर रहा है। मानव को उदर पूर्ति को सिद्धि न मानकर साधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आदिकाल से मानव व्रत तथा उपवास का सहारा लेता रहा है। यह उसकी भूख पर विजय पाने का प्रमाण है। प्राचीन काल के लोग उदय पूर्ति को ही सब कुछ न मानकर उससे मन तथा मस्तिष्क को श्रेष्ठ ठहराते थे। वे मन तथा मस्तिष्क की भूख के शमन का भी प्रयास करते थे। इनको वे यथा योग्य संतोष देने की चेष्टा करते थे। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, सानंद रहा। इसका अर्थ है गेहूं से तन का पोषण मिलता है और गुलाब के अवलोकन से मन संतुष्ट होता है। स्वस्थ जीवन के लिए तन और मन दोनों की आवश्यकता होती है। पूर्व में यह संतुलन बना रहा, इसलिए मानव सुखी एवं आनंद में रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। इसका आशय है कि
जब तक मनुष्य के जीवन में शरीर की पुष्टि के लिए गेहूँ तथा मन की तृप्ति के लिए गुलाब का संतुलन रहा, तब तक वह सुखी रहा। उसे दोनों से आनंद की प्राप्ति होती रही। न उसे श्रम थकाता और न संगीत विलासी बनाता। वह कमाता हुआ गाता रहा और गाता हुआ कमाता रहा। वह धरती पर रहता, किंतु उसे आकाश का भी स्मरण रहा। जब उसने आकाश पर दृष्टि लगाई, तब वह नहीं भूलता कि वह धरती पर टिका है। दोनों के संतुलन ने उसे सुखी बनाए रखा। इसीलिए सफल जीवन के लिए श्रम और संगीत का संतुलन आवश्यक है। उसका सांवले दिन में गाय चराता था, रात में रास रचाता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था, और जब आकाश पर उसकी नजरें पड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं, किंतु प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, थकाने वाले, उबाने वाले, नारकी यंत्रणाएं देने वाले। यंत्रणाएं का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा देने वाले श्रम का, उस श्रम का जो पेड़ की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीच का। गलीच का मतलब होता है गंदा। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। इसका आशय है भूख शांत करने वाला गेहूँ अब भयंकर परिश्रम तथा कष्टों का प्रतीक हो गया है। वह अंदर तथा बाहर के भीषण संकटों के देने के साथ साथ पेट की भूख शांत करने में असमर्थ रहा। यह मात्र शोषण का संकेत बनकर रह गया। दूसरी ओर गुलाब जो आंतरिक स्वच्छ अनुभूतियों का प्रतीक था, वह भोग विलास, नीचता, दुराचार, भ्रष्टाचार का चिन्ह बन गया है। इसके कारण व्यक्ति के मन तथा कार्य व्यवहार सभी भ्रष्ट हो गए हैं। वस्तुतः वह स्वार्थी प्रकृति का प्रतीक हो गया है। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए। नतीजा महाभारत और निज वंश का सर्वनाश। वह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूँ सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में, दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के दुर्भाग्य पर। इसका अर्थ यह है कि वह समय बीत गया है जब गेहूं तथा गुलाब में समन्वय दृष्टिगोचर होता था। आज का मानव अतिवादी दृष्टिकोण का शिकार है। वह संसार के पीछे बुरी तरह दौड़ रहा है। सुषमा, कला तथा संस्कृति में अपना संबंध विच्छेद करके आज का मनुष्य भोग वासना में बुरी तरह लिप्त है। उसके परिणाम स्वरूप दोनों ही कष्टों में आबद्ध है। आज उदय पूर्ति करने का साधन गेहूं खेतों में सिर धुन रहा है तथा सरसता एवं सुषमा का प्रतीक गुलाब बगीचों में रुदन कर रहा है। दोनों अपने पालनकर्ताओं के दुर्भाग्य पर अश्रुपात कर रहे हैं। चलो पीछे मुड़ो। गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें। किंतु मानो क्या पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है। यह महायात्री आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहराकर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मुड़ने की चेष्टा न करो। अब गेहूं और गुलाब में फिर संतुलन आने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो। क्या यह संभव है? बिल्कुल, 16 आने संभव है। विज्ञान ने बता दिया है यह गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्यों है। गेहूं का गेहूत्व क्या है हम जान गए हैं। यह गेहूत्व उसमें आता कहाँ से है, हमसे यह भी छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। क्यों?
पृथ्वी की जुताई, कुड़ाई, गुड़ाई, क्यों आकाश की दुहाई। हम पृथ्वी और आकाश से उन तत्वों को सीधे क्यों नहीं ग्रहण करें। यह तो अनहोनी बात, यूटोपिया, यूटोपिया। हाँ, यह अनहोनी बात, यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक विज्ञान संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। ज्यों ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह हस्तामल कवच सिद्ध होकर रहेगी। हस्तामल कवच का मतलब होता है हथेली पर रखे हुए आंवले के समान। और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव का क्या, सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम भी बढ़ा रहा है। कम से कम इतना तो वह तुरंत कर ही देगा कि गेहूँ इतना पैदा हो कि जीवन की अन्य परमावश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाएं। इफरात का मतलब होता है बहुत अधिक। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दें। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान, यह गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता वास करती थी। राक्षसता जो रक्त पीती थी, अभक्ष खाती थी। अभक्ष का मतलब होता है जो खाने योग्य न हो, जिसके अकाय शरीर थे। जिसकी अकाय का मतलब होता है जिसका शरीर न हो। 10 सिर थे जो 6 महीने सोती थी, जिसे दूसरों की बहू बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। गेहूँ बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर आपको बहुत दिनों तक तबाह करना चाहेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय? अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है, इंद्रियों के संयमन का और वृत्तियों के उन्नयन का। उन्नयन का मतलब होता है उन्नति। आज देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। इसलिए उपाय एकमात्र है वृत्तियों के उन्नयन का। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म वासनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो। गेहूं पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, वह स्थूल दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से सब पर छाई हुई है, जो आर्थिक रूप में रक्त पीती रही है, राजनीतिक रूप में रक्त की धारा बहाती रही है। अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया, मानव का संसार, सांस्कृतिक जगत। आहा, कैसा होगा वह शुभ दिन होगा जब हम शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव का नया लोक बसाएंगे। जब गेहूं पे हमारा पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फुलसुगनी फुदक रही, चहक रही। नृत्य, संगीत, आनंद, उछाहें। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे, आँखों से गुलाब झांक रहा। जब सारा मानव जीवन रंग में, सुगंध में, नृत्य में, गीत में बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? वह आ रहा है। क्या आप देख नहीं रहे? कैसी आँखें हैं आपकी? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए, वह अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में, इस मिट्टी की पृथ्वी पर ही। शौके दीदार अगर हैं
तो नज़र पैदा कर। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह निबंध समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसे आप घर में हल करने की कोशिश कीजिए। अभ्यास प्रश्न पहला है, पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है? दूसरा, मानव जीवन सुखी और आनंदित कब होता है? तीसरा, कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठकर हमारी प्रवृत्ति किस ओर होनी चाहिए? चौथा है, गेहूं और गुलाब से मानव को क्या प्राप्त होता है? अगला क्वेश्चन है, वृत्तियों को वश में करने के लिए मनोविज्ञान ने कौन से उपाय बतलाए हैं? अगला क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब में लेखक संतुलन क्यों स्थापित करना चाहते हैं? अगला क्वेश्चन है, वृत्तियों के उन्नयन का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आपसे अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आप घर पे सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।